नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम आईटी जॉब पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर वो क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ये अभी 2020 से 21 वाली जो एनसीईआरटी की 11th की लेटेस्ट बुक है ना, उसमें ये टॉपिक ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। जो आज का लेक्चर है वो मेरा रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और बिग डाटा क्या है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम आर्टिफिशियल मतलब कि आर्टिफिशली हम इंटेलिजेंस दे रहे हैं मशीन को। ठीक है, जो ह्यूमन लाइक, जैसे ह्यूमन क्या करते हैं, लर्न करते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो उसी टाइप से ये सब काम कौन कर सके, मशीन कर सके। तो यही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो जैसे हम यूज़ करते हैं गूगल नाउ, ओके गूगल, सीरी, एलेक्सा, तो इन सब से अब चैट भी कर सकते हैं। और ठीक है, वेब ब्राउजिंग, हम स्पीच के थ्रू वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर सकती है या फिर आउटकम दे सकती है न्यू डिसीजन के लिए, जैसे कि रेन फोरकास्टिंग के लिए या वेदर फोरकास्टिंग के लिए लगा लो। फिर इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं कि इसके सब डिवीज़न क्या क्या हैं, तो हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, नाम से हमें पता चल रहा है कि मशीन को हमने लर्न करवाना है। ठीक है, तो मशीन को हम लर्न कैसे कराएंगे, हम डाटा देंगे और मैथमेटिकल मॉडल लगाएंगे, मैथमेटिकल मॉडल लगाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स लगा के हम डाटा का इनपुट देंगे और उससे क्या करेंगे, हम कुछ डिसीज़न डराइव करेंगे, मशीन को सिखाएंगे और मशीन क्या करेगी, उन डिसीजंस के अकॉर्डिंग वो आउटकम देगी और फोरकास्ट भी कर सकती है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 100 रोज़ का डाटा दिया, तो उसने 80 रोज़ लगा लो ट्रेनिंग के लिए यूज़ की और 20 रोज़ किसके लिए यूज़ की, टेस्टिंग के लिए यूज़ की। ट्रेनिंग टेस्टिंग का क्या मीनिंग हुआ कि 80 रोज़ पे हमने अपने डाटा मॉडल को, हमने जो भी मशीन लर्निंग का मॉडल लगाया उसको 80 रोज़ पे ट्रेन किया, और जो बाकी 20 रोज़ हैं उनसे हमने उनको वेरीफाई करवा लिया कि हमारा जो आउटकम है वो सही आ रहा है या नहीं। तो ये मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है। आजकल बहुत जगह मशीन लर्निंग का यूज़ हो रहा है। जैसे हम रिकमेंडेशन सिस्टम अमेज़ोन का देखते हैं ना, जो हमें रिकमेंड करता है कि यूजर्स बाय लाइक दिस प्रोडक्ट, यूजर्स बाय दिस प्रोडक्ट एंड ऑल्सो सी दिस प्रोडक्ट। तो हम ऐसे कुछ रिकमेंडेशन देखते हैं अमेजन पे। तो ये सब मशीन लर्निंग का कमाल है। तो मशीन लर्निंग बहुत जगह यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज मतलब कि जो हमारी हिंदी, इंग्लिश जो भी ह्यूमन बोलते हैं वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज होगी, और उसको प्रोसेस करें मशीन, मतलब कि हम मशीन के साथ बात कर सकें हमारी लैंग्वेज में। तो वो हमारी कौन करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करती है। इसमें क्या आता है, या तो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन होगी कि हमने कुछ लिखा और उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है, या फिर स्पीच टू टेक्स्ट होगी कि हम कुछ बोल रहे हैं उससे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे ओके गूगल का एग्जांपल लगा लो कि मैं अगर बोलूँ कि ओके गूगल प्ले दिस सॉन्ग, तो वो स्पीच से टेक्स्ट में कन्वर्ज हुआ और वो उसके अकॉर्डिंग उसने सॉन्ग को प्ले किया। ठीक है, तो फिर इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, जैसे मशीन ट्रांसलेशन में यूज़ करते हैं कि सपोज़ करो हमारे पीएम चाइना में गए या फिर यूएस में गए, तो अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो एज ए ह्यूमन ट्रांसलेटर की बजाय वो क्या करेंगे कि एक मशीन लेंगे जिसको हम मशीन ट्रांसलेटर बोलते हैं। उस मशीन से जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी वो हिंदी में कन्वर्ट हो रही होगी। तो इस टाइप से मशीन ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से ही बनते हैं। मतलब ये हो गया टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, या फिर एक वन लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में।
ठीक है। और इसके अलावा जो ऑटोमेटिक कस्टमर एक्सपीरियंसेस, कस्टमर सर्विस, कि हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे चैट बोट आते हैं, हम कुछ भी बात करते हैं चैट बोट से तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारे रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से ही हो रहा है। फिर इसके बाद इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, इसमें क्या है कि 3D टेक्नोलॉजी आ जाती है। जैसे हम मूवी देख रहे हैं, ठीक है, स्पेक्स मतलब गूगल लगा के, है ना, 3D के गूगल लगा के हम मूवीज़ देख सकते हैं। तो मतलब इमर्सिव मतलब कि हमें झूठ मूठ का एक्सपीरियंस दिखाया जाता है, लेकिन जो हमें लगता है कि सब कुछ रियल में है। तो इसमें इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में क्या अलाउ करता है हमें कि विजुलाइज करने को, कि हम कुछ कुछ देख रहे हैं या कुछ फील कर रहे हैं या फिर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारी सेंसेस को स्टिमुलेट करके। जैसे कि हम लगा सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी, तो इमर्सिव एक्सपीरियंस दो टाइप के हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये इमर्सिव एक्सपीरियंस कैसे जनरेट होते हैं। तो दो टाइप से, वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होगा कि मैं वर्चुअली मतलब वर्चुअली एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रहा हूँ, मतलब मैं उसके अंदर पूरा घुस चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं रियल में वहाँ पे खड़ा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हम मोबाइल फ़ोन में हम VR बॉक्स के थ्रू हम ये वाला वर्चुअल रियलिटी वाला एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। तो हमें लगेगा कि हम किसी रियल सिचुएशन में खड़े हैं। ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है कि ये जो वर्चुअल रियलिटी, ये हमें सिमुलेशन के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट का सिमुलेशन हो गया कि एयरप्लेन कैसे उड़ाना है, तो रियल एनवायरनमेंट हमें लग रहा होगा कि हम हवा में उड़ रहे हैं, तो इस टाइप का। या फिर ड्राइविंग सिमुलेशन के लिए कि हमें लग रहा होगा कि हम सचमुच ड्राइव कर रहे हैं, जबकि हम उस एनवायरनमेंट में नहीं होंगे। तो ये वर्चुअली हमारे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, ऑलरेडी जो हमारे पास एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करता है। कि जैसे मैं एक शॉपिंग मॉल में गया, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने अपना कैमरा ऑन किया, जिसमें मान लो कि AR की ऐप अनेबल है, तो वो क्या करेगी कि वो बताएगी कि दिस शॉप इज़ फॉर दिस शॉप इज़ फॉर दिस। तो मतलब क्या, जैसे मैं कैमरा खोलूँगा तो वो उसको एक एनहांस व्यू देगी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी यही होता है कि जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट है हमारे आउटसाइड का, उसको हम मतलब कि एनहांस करके वो दिखाएगा। जैसे कि पोकेमोन का गेम आया था, तो उसमें हमें गलियों में या कहीं भी हमें पोकेमोन दिखाई देता, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी थी। ठीक है। फिर इसके बाद रोबोटिक्स, तो रोबोट बहुत जगह काम आ रहे हैं। पहले इंडस्ट्री में क्या काम आते थे, मेनली छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के काम आते थे। ठीक है, पर अभी जो है बहुत जगह इनका यूज़ हो रहा है। जैसे कि नासा का जो मार्स मिशन है उसके लिए भी रोबोटिक्स का यूज़ किया गया, मतलब रोबोट भेजे गए। और सोफिया जो एक ह्यूमनॉइड है, ह्यूमनॉइड मतलब कि जो ह्यूमन की तरह दिखता है और बात करता है। ठीक है, जैसे या फिर ड्रोन लगा लो, ड्रोन भी हमारा एक रोबोट की तरह काम करता है कि हमें GPS लोकेशन हम इजीली, मतलब GPS के थ्रू उसको कहीं भी ड्रोन को भेज सकते हैं। ये फोटोग्राफी के लिए काम आता है ना। तो बहुत सारे रोबोटिक्स की भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। जो इसका प्राइम कंपोनेंट है जो रोबोट में रहेगा, वो क्या रहेगा, सेंसर। तो वो सेंसर के थ्रू ही राइट लेफ्ट जाना है या फिर कोई काम करना है तो वो सेंसर के थ्रू ही करता है। तो मेन कंपोनेंट रोबोटिक्स में सेंसर रहते हैं। तो रोबोट जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं। व्हील्ड रोबोट हो सकता है, लेग रोबोट हो सकता है। व्हील मतलब जिनके व्हील लगे होंगे, लेग वाले, जैसे ह्यूमन की तरह लेग्स हैं वैसे उस टाइप के हो सकते हैं। मैनिपुलेटर हो सकते हैं, ह्यूमनॉइड हो सकते हैं। जैसे कि सोफिया एक ह्यूमनॉइड है, हम गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हैं। ठीक है, सोफिया कौन है। फिर उसके बाद आता है हमारा, ये तो हो गए हमारे AI जो हमने पीछे पढ़ा, ये AI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी क्या है, बिग डाटा। बिग डाटा क्या है कि हमारे पास आज की डेट में बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा जनरेट हो रहा है, तो उसी को हम बिग डाटा बोलते हैं। कि जैसे हर 60 मिनट में इतना सारा डाटा जनरेट हो रहा है, जैसे 2.4 मिलियन सर्च क्यूरीज इन 60 सेकेंड्स। एक मिनट में देख लो कितना पेटाबाइट जेटाबाइट डाटा हमारा जनरेट हो रहा है, तो इसी को हम बिग डाटा बोलते हैं।
तो रिजल्ट ऑफ बिग डाटा सेट्स ऑफ इमरनेस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, तो बहुत सारी वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास जो डाटा का जनरेशन हो रहा है उसी को हम बिग डाटा बोलते हैं। और बिग डाटा में केवल इतना ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वॉल्यूम ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे उस डाटा को हम इंटीग्रेट कैसे करें, स्टोर कैसे करें। जो ट्रेडिशनल मेथड थे डाटा को स्टोर करने के, वो इतने सारे डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो हमारे पास वीडियो, इमेजेस, इतने सारे टाइप के डाटा हैं, तो सबको स्टोर नहीं किया जा सकता। उनका एनालिसिस कैसे करें, सर्चिंग कैसे करें, प्रोसेसिंग कैसे करें, ट्रांसफ़र कैसे करें, तो ये सब पार्ट हमारे बिग डाटा में आ जाता है। और इनके सॉल्यूशन भी हर एक चीज़ के निकाले गए हैं, जो आजकल हमारे बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और इसमें पैकेज भी बहुत हाई मिलता है कंपनीज़ में। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं बिग डाटा के, तो कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सबसे पहला है कि वॉल्यूम। तो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये हमने देखा कि 60 सेकंड में इतना सारा डाटा जनरेट हो रहा है, तो वॉल्यूम हो गया। सेकंड फिर वेलोसिटी, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा बिग डाटा का करेक्टरिस्टिक नहीं है ना, तो ज़रूर कर लेना ये। तो पहला है कि वॉल्यूम, बहुत बिग अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम हो गया हमारा। फिर उसके बाद वेलोसिटी की रेट क्या है जनरेशन का, तो हम देख ही रहे हैं रेट क्या है, 1 मिनट में इतना मिलियंस ऑफ डाटा, मतलब डाटा जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो फिर वैरायटी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है, करेक्ट है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैसे, जैसे ईमेल्स भी हैं हमारे पास, ट्वीट्स भी हैं, वीडियो भी हैं, ऑडियो भी हैं, ईमेल्स भी हैं, स्नैप्स भी हैं, स्काइप कॉल्स भी हैं, और फेसबुक स्टेटस भी हैं। तो इस टाइप के हमारे पास वैरायटी ऑफ डाटा है। वेरासिटी भी यही हुआ कि उसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन डाटा, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितना ट्रस्टवर्दी डाटा है, ट्रस्टवर्दी डाटा। तो इतना सारा डाटा जो हमारे पास जनरेट हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ जो डाटा है उसमें कुछ एरर्स हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, तो कुछ भी, मतलब कुछ ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो ये वेरासिटी पे डिपेंड करता है। मतलब वेरासिटी का मतलब ये होगा कि हमारे पास डाटा ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो बहुत सारा डाटा जनरेट हो रहा है, तो ये बिग डाटा का एक करेक्टरिस्टिक है। फिर वैल्यू, कि हमारे पास बिग वॉल्यूम ऑफ डाटा है, ठीक है, ये करेक्ट बात है। अब इस बिग डाटा से हम वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं, कि हमारे पास वैल्यूएबल डाटा बहुत है उसमें। अगर हमारे पास इतना डाटा होगा तो हम उसमें से कुछ पैटर्न ढूंढ सकते हैं, कुछ, जैसे कि मान लो कि एक बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स का डाटा है, तो वो उससे कुछ वैल्यू जनरेट कर सकता है, वैल्यू निकाल सकता है कि कौन सा कस्टमर उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। तो ये करेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा है कि बिग डाटा की वॉल्यूम, बिग अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है, किस रेट पे हो रहा है, वो वेलोसिटी हो गया, वैरायटी, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हो गया, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था। फिर इसके बाद वेरासिटी, की ट्रस्टवर्दी डाटा है या नहीं है, हमारा डाटा क्लीन है या नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज़ कितनी है। फिर वैल्यू, कितना सारा बिग डाटा है, उसमें से हम क्या कुछ पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम डाटा निकाल सकते हैं, जो हमारी कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर इसके बाद हमारा डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन डाटा सेट इन ऑर्डर टू ड्रा कंक्लूजन्स अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन विद द एड ऑफ स्पेशलाइज। मतलब हम कुछ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास इतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा सेट्स है उसको एनालाइज करने के लिए, कि हमारे पास डाटा सेट को एनालाइज करने के लिए जो हम टूल्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और उससे क्या कर रहे हैं, हम कंक्लूज़न निकाल रहे हैं कि हमारे पास इस डाटा में से क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, ठीक है। तो ये हमारा डाटा एनालिटिक्स होता है। यही इसी प्रोसेस को हम डाटा एनालिटिक्स बोलते हैं, कि हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा सेट है, उस डाटा सेट को हमने किस टाइप से एनालाइज करना है, और क्या कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर और टूल्स का यूज़ करके।
तो जो एक पाइथन की लाइब्रेरी है पांडा, तो वो हम डाटा एनालिटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत अभी यूज़ भी हो रही है। मशीन लर्निंग के लिए भी इवन हम पांडास का यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर मुझे अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, और कोई क्यूरी हो, सजेशन देना हो तो ईमेल कर देना यार। थैंक यू गाइस।